नमस्कार। 18वें लोकसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो जीते हुए सांसद हैं वो एक एक कर शपथ ग्रहण कर रहे हैं और इन सांसदों की सूची में शामिल हैं वो खास शख्सियत जो मेरे साथ मौजूद हैं। कीर्ति आज़ाद, तृणमूल कांग्रेस के नेता और दुर्गापुर बर्धमान सीट से जीत हासिल की है। लगभग 1,40,000 वोटों से ज़्यादा उनकी मार्जिन रही। दिलीप घोष जो कि बीजेपी के पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट थे, एक हेवी वेट कैंडिडेट को इन्होंने हराया दुर्गापुर से। कीर्ति जी बहुत बहुत एक तो कंग्रेचुलेशंस ऑफिशियली। थैंक यू। और आज आपका शपथ ग्रहण जो है वो होने जा रहा है अगले कुछ 24 घंटे के अंदर में। आज माहौल कैसा था पहले दिन का? अच्छा था, बहुत बढ़िया लगा। वापस आया मैं ममता दीदी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी राजनीति में और आशा है कि ये 5 साल अच्छे निकलेंगे। बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ बताने को है, सुनने को नहीं सुनाने को है। तो आनंद आएगा। और मेरा ओथ वैसे कल है 25 जून 1983। आज से 40 साल पहले, 41 साल पहले हम लोग पहली बार विश्व कप जीते थे 25 जून को ही। और देखिए कि मेरी क्या बढ़िया किस्मत है कि जिस दिन विश्व कप जीते उसी दिन 40 साल हमारे पूरे होंगे और मैं शपथ ले रहा हूँगा। क्या तो बात है। मेरे लिए तो एक बहुत ही सुंदर क्या कहा जाए, जो लोग कहते हैं ना कि ग्रह मिलते हैं, अलाइनमेंट ऑफ स्टार्स ही हो रहा है पूरा प्रॉपर्ली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तरीके से जो है राजनीति में इतना लंबा पारी रहा है आपका, और इसके पहले बीजेपी से 3 दफ़ा आप सांसद भी रहे पास्ट में, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के साथ एक नई शुरुआत की और तृणमूल कांग्रेस के साथ आपकी पहली पारी शुरुआत हो रही है बतौर सांसद। वो भी जैसा आपने कहा जिस दिन 1983 में आप वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के हिस्सा भी थे। तो ऐसे में इस वक्त आपको सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि इन इलेक्शन से आपको क्या लग रहा है कि बड़ा मैसेज क्या आया है इन चुनावी नतीजों से? यह तो साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी की हवा ख़त्म हो रही है। 303 बोल रहे थे, 370 की बात कर रहे थे, 240, 272 नहीं रहे, 240 पर आ गए। इनका गठबंधन जो 400 ऊपर जाना चाहता था, बड़ी मुश्किल से इनको नीतीश जी का और चंद्रबाबू नायडू जी का साथ मिला है। कब तक रहेगा यह देखना है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि तानाशाह कुछ दिन तो चुप रह सकता है, लेकिन अपना रवैया, अपना तरीका नहीं भूल सकता। और जिस तरीके का देखा, मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन उनका रवैया जो तानाशाही वाला रहा है वह शायद इस गठबंधन को नहीं चलने देगा। ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। इनको बहुत जगह पर बैठ करके समझौते करने होंगे। बिना विपक्ष के या बिल नहीं पास करा पाएंगे। ये पहले 150 मेंबर्स को निकलवा देते थे, उसके बाद जैसे 3 कानून इन्होंने नए लेकर आए। पहले तो लेकर किसान के आए थे, फिर 3 नए कानून, आचार संहिता के कानून ले आए हैं ये लोग, क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट के। तो यह सब बड़ा ही एक खतरे का संकेत करता है। और ऐसी परिस्थिति में आगे कैसे चलेगा, मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल इस सत्र में तो लोगों की शपथ होगी, उसके बाद स्पीकर का चयन होगा, अध्यक्ष का, फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उस पर चर्चा होगी। लेकिन अगले सत्र से असली में पता लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। ऑपोजिशन के नंबर्स बढ़ गए हैं अब पार्लियामेंट में, और ख़ास करके उन स्टेट्स से जहां पर एग्जिट पोल्स में कुछ और दिखाया जा रहा था। पश्चिम बंगाल में 29 सांसद, पिछली दफ़ा वहां बीजेपी को काफ़ी बढ़त मिली थी। समाजवादी पार्टी ने जो गजब खेल करके दिखाया कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में। विपक्ष का अपने आप में ज़्यादा सांसदों का होना संसद के अंदर, जनता क्या उम्मीद कर सकती है इससे? उम्मीद ये करेगी कि कोई भी निर्णय एक डिक्टेटर, एक तानाशाह की तरह नहीं होंगे। उसमें सबकी राय लेनी पड़ेगी और सहमति से होगी। क्योंकि जब कई चीज़ें आप अगर संविधान में बदलाव लेकर के आना चाह रहे थे, अब वो संविधान में बदलाव तो नहीं हो सकते क्योंकि 2/3 का बहुमत आपके पास है नहीं। और जिन जिन चीज़ों का आप करना चाह रहे थे वो अब होगा नहीं। आप लोगों को बिना वजह जेल में लीडरों को डाल रहे थे, वो होगा नहीं। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जो उतने भ्रष्टाचारी थे, जिनको जेल में डालने के लिए चक्की पीसिंग कराने के लिए या नरेंद्र मोदी जी और शाह जी बात किया करते थे, तो वह लोग अब वो चक्की पीसिंग वाले लोग ले तो लेंगे, लेकिन जेल में बेवजह नहीं डाल पाएंगे। आप यदि देखें
अरविंद केजरीवाल के ऊपर लोअर कोर्ट में ये कहा गया है कि कोई प्रमाण ही नहीं मिला अभी तक, और पीएमएलए का जो कानून उन्होंने बदल दिया क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी थी, जिसमें ये कह दिया कि आपके पास नहीं भी कुछ है तो आप शक के बिना पे भी आदमी को जेल रख सकते हैं। आज इसीलिए केजरीवाल जेल में है, और दूसरे लोग तो डर डर के भागे। अब आप देख लीजिए, जैसे प्रफुल्ल पटेल के ऊपर 40,000 करोड़ का एयर इंडिया का था, वो आ गए तो साफ हो गए। अजीत पवार पे कहा 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला है, और 3 दिन के बाद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, और साथ में उनको फाइनेंस मिनिस्टर मिली। अभी 25,000 करोड़ का बैंक घोटाला उनका और उनकी पत्नी पर था, वो भी साफ हो गया। जिसके बारे में कहते थे कि हम असम में सरकार में आएंगे, अमित शाह बोलकर आए थे तो हम जेल डालेंगे, वो हेमंत बिस्वा शर्मा आज इनका चीफ मिनिस्टर। तो ये सब चीज़ें, यह अब भ्रष्टाचारियों को तो ले सकते हैं क्योंकि ये इसमें है, लेकिन किसी के ऊपर जबरदस्ती भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जेल नहीं डाल पाएंगे। लेकिन ये काफी सारे ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो अगर कल को वापस आना चाहें अपनी पार्टीज में, क्या उनकी वापसी भी हो जाएगी फिर वापस से? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक तो आयाराम गयाराम नेताओं का भी दौर हो चुका है। देखिए ऐसा है, जो अपनों का ना हुआ वो परायों का नहीं होगा, वक्त तो आएगा। दूसरा, आप एक चीज ये देखें कि जो 240 बीजेपी जीती है उसमें से 87 से 88 लोग बीजेपी के नहीं है। तो बीजेपी जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बोलती है, उससे तो कांग्रेस के लोगों को लिया, उसने तो आरजेडी के लोगों को लिया, उसने जेडीएस के लोगों को लिया। कांग्रेस के दक्षिण में आप देखिए उठा उठा करके लिए, और उनको उन्होंने एमपी बनाया है। तो यह चीज समझने का प्रयास करें कि इनके पास कुछ है नहीं। यदि होता तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सक्षम होते ऊपर आगे आने में। इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से काम तो कराया, लेकिन उस अशोक चव्हाण को, जिसको कहा कि इसने शहीदों की विधवाओं के फ्लैट खा गया, आज वो उनके साथ में राज्यसभा का मेंबर 24 घंटे के अंदर जुड़ते ही बनता है और लोकसभा का चुनाव लड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि मोदी जी की जो मानसिकता है वो गठबंधन सरकार चलाने वाली है नहीं, तो व्हाट इज देयर टू से, और खास अब स्पीकर देखना पड़ेगा, स्पीकर कौन बनता है। टीडीपी और जेडीयू के पास तो जा नहीं रहा स्पीकर पास, जहाँ तक जो इंडिकेशंस हैं। तो व्हाट इज द गारंटी कि आने वाले सत्रों में भी, क्योंकि अब और अग्रेसिव आक्रामक विपक्ष रहेगा, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सांसदों का निलंबन नहीं किया जाएगा, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा। आगे आने दीजिए, आप देखिए क्या होता है। संविधान की रक्षा तो लोगों ने मिल करके की, जब मोदी को 272 सीटें भी नहीं दी। क्योंकि जिस प्रकार का, अगर यदि आप देखिए, जब आप बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या हुआ? खान पीन एक, रहना एक, कपड़ा लत्ता एक, भाषा एक, बोली एक, और रिजर्वेशन नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सब बराबर हो गया ना, तो दैट मीन्स रिजर्वेशन भी नहीं है। तो ये यही चाहते थे। एक बार मुझे याद है 2015 में मोहन भागवत ने कहा था कि रिजर्वेशन में एक बार हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। और एक चीज है कि इन लोगों का कभी देश के लिए योगदान तो रहा नहीं, बीजेपी और आरएसएस का, फॉर सिंपल रीजन कि आजादी में ये कहीं नहीं थे, ये गद्दारी कर रहे थे, ये लोग मुखबिर थे अंग्रेजों के। जिस समय आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस लोगों को जोड़ रहे थे, उस समय इनके लोग कह रहे थे नहीं, आप सुभाष चंद्र बोस के उसमें मत जोड़ो, तुम अंग्रेजी सेना में जोड़ो। इन लोगों ने लॉर्ड वेवल को चिट्ठी लिख करके भेजी थी कि बहुत तेज़ी से आज़ाद हिंद फौज आगे बढ़ रहा है, इसको बंद करो, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको बंद करो। तो ये लोग तो, इन लोगों ने क्या, रिटर्न रिकॉर्ड है, ये नहीं है कि आज का नया। लेकिन कीर्ति भाई, लोग तो ये भी पूछेंगे ना कि फिर आप तो बीजेपी सांसद भी रहे 3 दफा, वो भी एक दफा नहीं, बिल्कुल। क्या आप रिग्रेट करते हैं उसे आज की तारीख में? मैं बिल्कुल रिग्रेट करता हूँ जिन लोगों के साथ था। वो अटल जी, अडवाणी जी डिफरेंट लोग थे। जिस अटल बिहारी वाजपेयी की आप बात करते हैं, या लाल कृष्ण आडवाणी जी की, या डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की आप बात करते हैं, ये लोग, आप उनके डिबेट्स देखिए पार्लियामेंट में। लेकिन ओरिजिनल कम्युनल यात्रा तो आडवाणी जी ने निकाली थी ना, नहीं, जिसकी वजह से फिर बीजेपी का ग्रोथ भी हुआ। आज ध्रुवीकरण की हम बात करते हैं, पोलराइजेशन की बात करते हैं। मैं उसी बात पे आपके पास आ रहा था कि बीजेपी की शुरुआत कहां से हुई। ये राम जन्मभूमि केस बहुत पुराना चल रहा था, और भारतीय जनता पार्टी कहीं आसपास लग नहीं रही थी। 84 में फिर 2 सीट इसको मिले थे, 84 में कहीं नहीं आ रही थी। तो इसके पास जो शुरू से था, ये देश का बंटवारा क्यों नहीं चाहते, ये लोग देश का बंटवारा चाहते थे, हिंदू मुसलमान के नाम पे चाहते थे। तो इन लोगों के लिए कोई दूसरा मुद्दा था ही नहीं, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आए।
और उसके बाद इनके बीजेपी वाले इतने ज़्यादा उग्र हो गए कि उन्होंने मस्जिद को ही तोड़ करके गिरा दिया, जिसको ये ढांचा बोलते हैं। तो इनकी राजनीति उस तरफ से शुरू हुई। लेकिन आप कभी देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण अडवाणी या डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से वो भाषा आपको सुनने को नहीं मिलेगी, मछली, मुर्गा, मांस, मटन, मुगल, मुसलमान, मंगलसूत्र, मुजरा, ये सब चीज़ें आपको अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शरीके लीडर से नहीं मिलेगी। आदमी एक इतना स्तर गिर सकता है, ये तो कभी नहीं सोचा था। आप सोचिए 2014 में मुझे बीजेपी ने क्यों निकाला, मेरा क्या कारण था? क्या हमने पार्टी के विरोध में कोई बात की थी? क्या हमने कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बात की थी? क्या हमने सरकार की नीतियों के विरुद्ध बात की थी? मैं एक निजी संस्था में क्रिकेट खेला था, उस निजी संस्था का एक अरुण जेटली, स्वर्गीय है बेचारा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो उसका अध्यक्ष था। 400 करोड़ का घोटाला हुआ था, मेरे कागज नहीं थे, सरकारी कागज थे। उसके बाद जस्टिस विक्रमजीत सेन, जब मैं खुद गया, आर्ग्यू किया, लॉयर नहीं रखा, हाई कोर्ट में डबल बेंच पे, तब जस्टिस मुकुल मुडगिल और उसके बाद जस्टिस विक्रमजीत सेन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, उनको अपॉइंट किया गया। उन्होंने भी यही कहा, मैं तो यही कहने गया था ना, आप इस पर जांच करा दीजिए। और मुझसे क्या कहा अमित शाह ने? मुझे नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के पास भेजा, मुझसे अमित शाह ने क्या कहा? मुझसे बोला आप बताओ आपको क्या ये चाहिए, छोड़ो ये सब तो होता रहता है, चलता रहता है। अब आप हमको ये बताइए। तो हम उसी दिन समझ गए 2015 में कि ये लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं है, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। मेरा क्या गलती था? हमसे उन्होंने ऑफर किया, मंत्री पद आपका हो गया, पैसा आपको जो चाहिए, पैसा बोला नहीं, आपको जो चाहिए आपको दिया जाएगा, बट आप इसको छोड़ दो। मैंने कहा देखिए मैं एमपी रहूं नहीं रहूं, 1983 का विश्व कप विनर तो रहूंगा, लोग तो मुझे फिर भी प्यार करेंगे। मैं आज अपने पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी को, विश्व के सबसे बेहतरीन बाएं हाथ के गेंदबाज गोविंदर अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ, मदन लाल, सुरेंद्र खन्ना, मनिंदर सिंह, इनके साथ विश्वासघात कर दो। हमसे नहीं हुआ, हम गए। और अगर मेरे पिताजी देख ही रहे होंगे मुझे, अगर हम ये हरकत करके अगर मान लीजिए मिल जाते तो मेरे परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाता। लोग सब मेरे पर थू करते कि कुछ पैसे के लिए और एक मंत्री बनने के लिए, और हो सकता है 1 महीने के बाद मंत्री से निकाल भी देते, तब तक मेरा खत्म भी हो जाता। हम लोगों ने देखा ही है किस प्रकार से ये लोग करते हैं। चलिए, ये पास्ट की बात हो गई, कुछ सवाल अब आगे के लिए। और इस बंगाल के इन सीट्स की हम बात कर रहे हैं, और आसनसोल में एक और बिहारी जो भारी पड़े हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, वहाँ खैर वो सांसद ऑलरेडी थे ही बाई इलेक्शंस के दौरान, आप भी वहाँ पर हैं। प्रायोरिटी काम इस वक्त, क्योंकि वो स्टील बेल्ट है, नौकरियों का सवाल है, नौकरियों का पुश है, क्या होगी आपकी 2 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं इस वक्त? प्राथमिकताएं तो बहुत हैं वहाँ पे। केंद्र सरकार की बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, बहुत मॉडर्नाइजेशन होना है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है बिजली के लिए। वहाँ पर ड्रेजिंग नहीं हुई इतने सालों से, वो ड्रेजिंग डिसिल्टिंग उसका होना आवश्यक है। वहाँ पर एक नया इन्होंने पावर प्लांट लगाने वाले हैं 800 मेगावाट का, उसको वहाँ पर स्थापित करना, जल्दी से जल्दी स्थापित हो। डीएसपी के मॉडर्नाइजेशन को हमारी सरकार ने 4000 स्क्वायर एकर्स, 4000 स्क्वायर एकर्स हम लोग एकर्स हमने दिया हुआ है टू डीएसपी कि वो मॉडर्नाइज करें। एमएएमसी बंद हो चुका है, फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जहाँ का बहुत बढ़िया था वो बंद हो चुका है। इन सभी चीज़ों को एक बार से पुनः स्थापित करना जिससे वहाँ के लोगों को फिर से नौकरी मिल सके। जो स्पेशलिस्ट हैं पूरे देश भर के अंदर जो 10-15% लगते हैं उन लोगों को नौकरी मिल सके। तो यह सब चीज़ें मोदी जी तो नहीं की, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि शुरू हो तो जिससे लोगों को नौकरियां मिले, व्यवसाय बढ़े। और जब एक बार कोई ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स बढ़ते हैं या दूसरी जगह बढ़ती हैं तो आप समझिए उसके साथ में एंसिलरी यूनिट्स भी बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब लोग काम करने आएंगे, चाहे चाय की दुकान है, उसकी दुकान है, उसकी दुकान है, लोग रहना शुरू करते हैं, आना शुरू करते हैं, तो एक एंसिलरी यूनिट्स टाइप शुरू हो जाता है। तो यह एक के साथ में दूसरे का कैस्केडिंग इफेक्ट रहता है। बंगाल से यूसुफ पठान भी अब सांसद बन गए हैं, आप वहाँ से सांसद बन रहे हैं। क्रिकेट के टैलेंट को वहाँ से और ज़्यादा आगे, देखिए स्पोर्ट्स तो मैं हृदय से एक खिलाड़ी हूँ, वो तो छूट नहीं सकता। स्पोर्ट्स तो चलेगा और स्पोर्ट्स को बढ़ावा भी करेंगे। मेरे दिमाग में आइडिया भी है कि हम क्या वहाँ पर खेल के लिए करना चाहते हैं। वो आइडिया हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल की सरकार को भी देंगे। पश्चिम बंगाल में इस वक्त आने वाले अब अगले असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयारी शुरू कर दी है हमने अभी से काम शुरू कर दिया। दलित एक आरओबी था, पड़ा हुआ था 15 दिन जो हमारे पास टाइम था ओथ के बीच में और जीतने के बीच में, तो उसके अंदर हमने वो काम कर लिया। वो पैसा वैसा यहाँ आना था वो भी करवा लिया। अब
सोर्स अपना जानने वाले लोग रहते हैं, उनके माध्यम से करवा लेते हैं। तो हमको लगता है 1.5-2 महीने में उसका शिलान्यास होना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि उसमें जो है बीजेपी का टक्कर और ज़्यादा बढ़ेगा आने वाले असेंबली इलेक्शंस में? देखिए, आपको एक बात बता देता हूँ, बीजेपी कहीं नहीं है। बीजेपी का एजेंडा रहता है दिखाने के लिए, बोलेंगे जी ये तो मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन वोट शेयर पैन इंडिया बढ़ा है, सीएसडीएस की भी आज की जो डेटा है, पैन इंडिया वोट शेयर बढ़ रहा है उनका हर स्टेट में। बढ़ने दीजिए ना, मेरा ये कहना है, वो कहते हैं कि 25% मुसलमान है बंगाल। आपने पश्चिम बंगाल को लेकर के पूछा, इसलिए बता रहा हूँ कि 25% मुसलमान हैं, ये मुसलमानों के लिए करती हैं, 75% हिंदू हैं। तुम भैया हिंदुओं के ठेकेदार हो। जब तुम हिंदुओं के ठेकेदार हो तो फिर तुम क्यों नहीं जीत पाते? क्योंकि 2/3 3/4 तो तुम हो, 25% ही मुसलमान है ना, 75% तो हिंदू हैं, तो क्यों लाइक करते हैं? अब ये अमित शाह वहां गए, झूठ बोले, ये नरेंद्र मोदी झूठ की, जो दुर्गा पूजा की छुट्टी नहीं होती। अब वहां लोग हंसने लगे कि ये बताओ कैसा गृह मंत्री है कि वहां पे दुर्गा पूजा की छुट्टी होती है, वहां छठ की छुट्टी होती है, वहां रामनवमी की छुट्टी होती है, वहां अलग अलग जो धर्म है उन सबों की छुट्टी होती है, और हम सबों की तो, सनातन धर्म वालों की तो सबसे ज़्यादा छुट्टी होती है। आप मुझे बताइए, देश का गृह मंत्री है ये पप्पू, क्या नाम है इसका, अमित शाह, ये पप्पू बोलता है कि ममता बनर्जी घुसपैठिए बांग्लादेश से घुसाती है। अब ये क्या आदमी है? ये केंद्रीय वाहिनी, एक मिनट, ये केंद्रीय वाहिनी को बदनाम कर रहा है। एक सवाल, क्या ममता बनर्जी इतनी पावरफुल है कि होम मिनिस्ट्री के केंद्रीय वाहिनी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ के ऊपर है, तो ये क्यों वहां बैठा हुआ है? आने दें ममता बनर्जी को, प्रधानमंत्री बन जाए, हम लोग देख लेते हैं कहाँ क्या हो रहा है। और जिस तरीके की ये बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करते हैं, मेरे ख्याल से इनको इतना ज़्यादा प्रेम है हर एक बात पे, पाकिस्तान चले जाओ, इन लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वहाँ इनकी बड़ी सेवा होगी। कीर्ति जी, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि चुनावों के बाद में जो इमेजेस आई आप और मतलब जब दिलीप घोष भी अगर मिल रहे हैं तो अच्छे से मिल रहे हैं, हालांकि राइवल्स थे या ऐसे मतलब एक राजनीति में जो शालीनता वाली बात होती है, जैसे आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया अमित शाह जी के लिए, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी जी के लिए। क्या एक शालीनता का दौर सियासत में लौट सकता है, जहां पर लोग एक दूसरे के साथ मतलब मतभेद हो सकते हैं हर दफ़ा जो है, लेकिन खुद को बिना गाली गलौज के या बिना एक दूसरे पर लेबलिंग चिपकाए मुलाकात कर सकें? आप जानते मेरे घर का नाम पप्पू है। वो तो निकनेम तो है, लेकिन जब आप रेफरेंस में यूज करते हैं तो एक तो रेफरेंस इतनी अलग बार होता है। इन लोगों ने पप्पू राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया, मैंने एक बार आपके सामने कर दिया तो आपने शालीनता की बात कर दी। मैं केवल मैं पर्सनली, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मैं भी व्यक्तिगत रूप से ऐसा ही हूँ, लेकिन इसलिए मैंने पप्पू बोला क्योंकि पप्पू का मतलब हो गया कि जिसको अक्ल नहीं है, ठीक। तो घुसपैठिया क्या ममता बनर्जी घुसाएगी? केंद्रीय वाहिनी किसकी है? बीएसएफ किसका है? सीआरपीएफ किसका है? मिलिट्री किसकी है? ये जो इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, आपने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगी तो सब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। वो तो गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया उन्होंने, उसका तो कुछ निकला ही नहीं। अब आप देखिए क्या हाल है, रोज मर रहे हैं। कोई जवाब है इसका? है जवाब? मोदी ने यही कहा था ना, एक सर के बदले 10 सर। क्या हो रहा है वहां पर? क्यों नहीं कहते? वहां कौन घुसवा रहा है? वहां तो इनका अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, तो वो वहां घुसवा रहा है। वहां तो मिलिट्री है, मिलिट्री नहीं रह सकती बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे 5 किलोमीटर पीछे रहना पड़ता है। तो आपके जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है वो बॉर्डर पे घूमती है, और हर एक 4-5 पॉकेट के बाद मिलिट्री का पॉकेट होता है। वहां कैसे घुस के रोज मार रहे लोग? उस पर क्यों नहीं बोलते? यहां पर इनको राजनीतिक अपना उल्लू सीधा करना है, तो यह अपने फोर्स को बदनाम करते हैं कि वहां घुसवा रहे हैं। आप ये समझिए इनका ये लो लेवल है, इसीलिए मैं पप्पू बोलता हूं। इनका लेवल इतना गिरा हुआ है, जो मुजरे पे आ जाए, जो घुसपैठी आकर के तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी जमीन ले जाएंगे। तो जब एक देश, सबसे बड़े लोकतंत्र का एक प्रधानमंत्री इस तरह की सोच रखता हो, तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग जिनके बारे में कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज, वो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो 6 से 8% है। कॉन्वर्सेशन एंड करने के पहले, इस वक्त नीट को लेकर तमाम जगहों पर जो है लगातार स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट लगी हुई हैं। जितनी जगह हेरा फेरी हुई है, सब जगह बीजेपी की सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान ने पहले कहा कुछ नहीं हुआ, फिर एनटीए के तो गया से लेकर जो गोधरा का कनेक्शन निकल रहा है, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव से रिलेटेड है। वहां पर इस नीट का समाधान कैसे होगा? देखिए, इनको किसी को तो अभी अपने में से किसी को बता तो सकते नहीं, अभी तक कुछ सच्चाई बताई इन्होंने। तेजस्वी यादव पर आ गए, कहीं कुछ गड़बड़ होगा, ये विरोध, ये विपक्ष पर आ जाएंगे।
उससे क्या चीज़ है बताए ना, क्या है तेजस्वी के ऊपर? निकाला क्यों नहीं अभी तक, बताया क्यों नहीं क्या है तेजस्वी के ऊपर? प्रश्न पत्र आप बनाते हैं, सेंटर आप चुनते हैं, लोग सेंटर क्यों, बीजेपी वाले वे सेंटर में गुजरात में क्यों जाना चाहते हैं? और जो सेंटर में गए वो 720 में 720 कैसे आया? ग्रेस मार्क्स आपने कैसे दिए, कहां लिखा हुआ है? ये तेजस्वी यादव ने करवाया? जंगल राज ये जो बोलते हैं बिहार में, ये जंगल राज भारत के अंदर जंगल राज है। क्योंकि एनटीए के आपने डीजी को हटा दिया, सीबीआई प्रोब बिठा दी, अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उस एग्जाम के रिजल्ट को आप कैंसिल नहीं कर रहे हैं, आप रीनीट नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है उसके पीछे? सीबीआई तो उन्होंने सृजन केस में भी लगाया हुआ है नीतीश कुमार और सुशील मोदी के ऊपर। एक तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के ऊपर भी सीबीआई लगी हुई है, कहाँ है? इन्हीं के समय लगी थी। और सीबीआई जो और बाकी लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी लगी है, जिनको कि अपने पास बैठा लिया, जो जिनके ऊपर ईडी लगाई इन्होंने, जो उनके पास कूद गए, वो भी तो ईडी उनके ऊपर भी तो लगी। कहाँ है रिपोर्ट? अरे सीबीआई लगा दिया, 1 महीने के बाद कुछ और शुरू हो जाएगा। कितने दिन चलेगा? इनको देश के बच्चों के भविष्य से भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं है, इनको देश के काम से मतलब नहीं है, इनको मतलब है हिंदू मुसलमान से। इनको सरकारें चलानी नहीं आती, ये लोग गद्दार रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है, ये कुछ जानते नहीं, ये मछली से शुरू करके मुजरे पे ख़त्म होते हैं। यही इनकी औकात है, इतनी रहेगी, इससे ज़्यादा ये और कुछ कर नहीं सकते। और सांसद कीर्ति आज़ाद को अभी कैंपेन का दौर पूरा हुआ, दुर्गापुर में आपसे बात की थी कैंपेन के दौरान। क्रिकेट फॉलो करने का कोई वक्त मिल रहा है? T20 का जो हालचाल, एक तो अमेरिका में क्रिकेट हो रहा है, अमेरिकी क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने आप में काफ़ी दिलचस्प बात है, लेकिन टीम इंडिया से कोई उम्मीदें इस वक्त? देखिए, भारतीय हूँ, 1983 में भारत के लिए पहली बार विश्व कप हमारी टीम जीती थी। उसके बाद हमारे खिलाड़ी बड़े अच्छे निकलते चले गए। आप समझिए कि भारत एक क्रिकेटिंग सुपर पावर बना। नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में आया। हमारे उस वर्ल्ड कप जीतने के बाद आईसीसी के अंदर चेयरमैन बने, आईसीसी के प्रेसिडेंट बने, अलग अलग कमिटीज़ में मेंबर्स बने। 93 में पॉपुलैरिटी, 83 की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि 93 में ESPN आ गया, स्टार आ गया, ये लोग आके करने लगे, 30 एंगल से देने लगे, पैसा आना शुरू हो गया। तो हम लोग को तो नहीं मिलता था, वी जस्ट प्लेड फॉर प्राइड, मतलब सम्मान के लिए खेलते थे, पैसा तो मिलता नहीं था। वो उधारी मांगते रहते, 1 पाउंड दे दे, 2 पाउंड दे दे, फिर दे दें कह रहे हैं। तो हम लोग तो प्राइड के लिए खेले। तो आज खुशी होती है कि आज देखिए वो हमारे 83 जीतने के बाद आज किस तरीके से हमारे देश में IPL होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट ये लोग नहीं देख रहे हैं, इस चीज़ का दुख है। जो डेज क्रिकेट है उसके ऊपर ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। और जो अभी जो कमेटी बैठी है वो ज़्यादा पैसे कमाने में ज़्यादा लगी है। पैसा बहुत आ गया है, ये पैसा अब जो है अगले 100-200 साल तक ख़त्म नहीं होने वाला। क्रिकेट को डेवलप करें, जो डेज क्रिकेट है उसको आगे बढ़ाएं, उसके अंदर इंटरेस्टिंग इनोवेशंस करें, बच्चों को बुलाएं, लोगों को, कि दैट इज़ द क्रेडल ऑफ क्रिकेट। उतार चढ़ाव जिंदगी की है ना, जैसे ऊपर नीचे होता है, 100 फॉर नो लॉस एंड 105 फॉर 5। तो उतरे चढ़े ऊपर एकदम उतर गए। तो जो जीवन में है ना वही क्रिकेट में है। सो वो बेसिक रहना चाहिए। सो बोर्ड से यही हम चाहेंगे कि डेज क्रिकेट को आगे पॉपुलराइज करें। चलिए, बात करने के लिए आगे भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आपसे हम कॉन्वर्सेशंस करते रहेंगे। ये पटका बड़ा खूबसूरत लग रहा है, कांथा स्टिच है, सिल्क का आपने जो अच्छा सा धोती कुर्ता डाला हुआ है। जय बांग्ला। জয় বাংলা। বাংলা এখন ভালো চলছে প্র্যাকটিস আপনার? খুব ভালো চলছে, আমি বলছি আর चलता रहेगा, कोई समस्या नहीं। चलिए, फिर हम भी नज़र बनाए रखेंगे कि कैसे फ्रंट फुट पर आप खेलते हैं संसद के अंदर और कैसे धुआंधार इंटरवेंशंस होती हैं आपकी। बहुत शुक्रिया कीर्ति आज़ाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और सत्य हिंदी पर आप बने रहिए हमारे साथ, और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।